जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जनहित इंडिया पर आप सभी का स्वागत मित्रों। और आज हम बात करेंगे दिल्ली कार ब्लास्ट में। दोस्तों फाइनली जिस चीज़ का हमें इंतजार था वो आज हुआ, और जिस चीज़ की हमें आशंका थी, जिस चीज़ पर हम बात कर रहे थे, आज वही हुआ। भारत सरकार ने फाइनली आज मान लिया कि दिल्ली कार ब्लास्ट एक आतंकवादी हमला था, एक आतंकवादी कृत्य था, और पूरे दिल्ली को दहलाने की एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। और मित्रों आज इसी पर हम बात करेंगे। बाबा स्वागत है आपका। आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली ब्लास्ट पे, आपकी क्या राय है? देखिए, ये धमाका जो हुआ ये बहुत निंदनीय है और बहुत से परिवारों ने अपना सदस्य खोया है, उसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। और ये घटना कहीं ना कहीं सरकार की फेलियर दिखाता है कि सरकार सुरक्षा एजेंसियों पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। जी। और इन लोगों को देशवासियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके लिए चुनाव होता है, और इनका चुनाव प्रचार बिहार में चल रहा था। गृह मंत्री अमित शाह जी उस समय अपने दौरा बिहार में पटना में जमाए हुए थे। जिस दिन घटना हुई वो उस समय भी पटना में ही थे। जी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो दिल्ली घटना हुई वो आतंकवादी कृत्य तो था, लेकिन आतंकवादी कृत्य से कहीं ज़्यादा यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों और सरकार पर सवाल आप खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर कोई हमारे यहाँ कोई बाहर का सदस्य अगर घुस रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी तिजोरियों में कमी है। हमने सुरक्षा एजेंसियों पे हमारा कोई लगाम नहीं है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमारा सरकार की फेलियर है जो इतने लोगों ने हम लोगों को खोया। तो क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? सरकार ऐसा क्यों फेल हुई? एजेंसियां हमारी रॉ आईबी, सरकार की पूरी एजेंसियां इस समय बिहार चुनाव में लगी हुई हैं। तो उनका पूरा फोकस ये है। क्यों लगी हुई है? क्या लग रहा है, क्या कारण है? उसका कारण ये है कि उनको बिहार जीतना है। तो बिहार तो जनता देगी तब जीतेंगे वोट ना। तो पूरी एजेंसी लगाने का से जो मुद्दा चल रहा है वो फर्जी तो नहीं है। वो लोग एकदम एक्टिव है कि हमको चुनाव जीतना है, चाहे जैसे जीते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है अपनी सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से वहां पर वोट को मैनिपुलेट करना चाहती है? बिल्कुल करना चाहती है। अगर कोई व्यक्ति विपक्ष का है, आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, तो उस आरोपों को आप उसको हंसी में उड़ाने से बेटर है कि आप उसको साबित करिए ना कि आप वोट चोरी नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ा मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया है वोट चोरी का। लेकिन राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, दो बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने सबूत भी काफी ढेर सारे भर भर के दिए, लेकिन वो मुद्दा बन नहीं पाया। राष्ट्रीय मुद्दा इसलिए नहीं बन पा रहा है कि एक तो कहीं ना कहीं मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है सरकार को बैठाए रखने के लिए। यदि अगर जिस दिन मीडिया ने सच्चाई दिखाना शुरू कर दिया तो आप ये समझिए उसी दिन मोदी की सरकार गिर जाएगी। तो क्या सही दिखाना चाहिए मीडिया को? देखिए, मीडिया को सच्चाई ये दिखाना चाहिए कि क्या हमारे देश में बेरोजगारी फैल रही है कि नहीं, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो मुद्दे मेन मुद्दे हैं हमारे युवाओं के, भ्रष्टाचार के, तो इन मुद्दों को और महंगाई को जब ये मीडिया जब दिखाएगी स्वेच्छा से, तो आप समझिए कि सरकार उसी दिन जनता जाग जाएगी। आज घरों में लोग टीवी के माध्यम से जानकारी लेते हैं। हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? अब मोदी जी भूटान गए, किया किसी देशवासी को जानकारी नहीं, कहीं ना कहीं से मीडिया से मिली। तो बहुत शर्मिंदगी की बात है कि जिस दिन हमारे देश में घटना हुई सुबह ये भूटान चले गए। इतनी क्या आवश्यकता थी कि भूटान चले गए? क्या आपके सर में किसी ने कनपट्टी में बंदूक रख दिया था कि नहीं आपको भूटान जाना है? आप दौरा रद्द कर सकते थे। अगर आप असली देशभक्त होते आपको अपना दौरा रद्द करके आपको वहां जाना चाहिए। लेकिन जो पीड़ित थे उन पीड़ितों से आप उनका हाल चाल लेते। आज मिलने गए, देखिए ना फोटो देखिए। अरे तो आज मिलने गए, कितने लोगों ने अपने परिवार भी मिलने देखे, बिल्कुल गए। बहुत बड़ा एहसान इन्होंने किया कि चले गए। ये इनकी महानता है कि आज ये चले गए। अच्छा, 2 दिन बाद गए? 2 दिन। अब किसी के यहाँ घटना हो, हम 2 दिन बाद जाए तो उसका क्या परिणाम है ये बताइए। जब हमको जरूरत है आपकी, अगर आज मोदी सरकार को अभी तक वहां पे दिल्ली में केंद्र बिंदु है, देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार 2 बार रही। केजरीवाल की सरकार में कहीं कोई ये सब धमाका नहीं होते थे। आपकी सरकार बनते ही क्यों धमाके शुरू होते? आतंकी घटनाएं क्यों आपके ही समय शुरू हो जाती हैं? जहां जहां आतंकी हमले होते हैं क्यों आपकी ही वहां सरकार होती है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? अब कहना क्या चाह रहे हैं? ये तो कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए जिम्मेदार? बिल्कुल जिम्मेदार है। किस प्रकार जिम्मेदार? आप ये बताइए, जब जब चुनाव आते हैं, जब जब चुनाव आते हैं तब तब आतंकवादी घटनाएं हो जाती हैं, तब तब हिंदू मुस्लिम राइट हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं? क्यों आपके ही सरकार में होते हैं?
अब बिहार में पहले चरण के चुनाव में जब मतलब जनता जनार्दन का इन्होंने अपना प्रति देख लिया कि इनका रुझान हमारे प्रति नहीं है, हम इनके ये हमारे उसमें लपेटे में नहीं आ रहे हैं, दूसरा चुनाव कल ही तो था और वो धमाका हो गया, लोगों का ध्यान किधर गया, इधर गया। यानी आप कहना चाह रहे हैं बिहार में 11 नवंबर को चुनाव होने थे बिहार में दूसरे चरण के जी, और एक दिन पहले 10 तारीख को शाम 6:30-7 के आसपास ये घटना दिल्ली में होती है। और होती भी कहाँ है? देश का सबसे सुरक्षित जगह लाल किला। लाल किला वो जगह है जहाँ से जो हमारी धरोहर भी है और जहाँ से हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री वहाँ से प्राचीर से भाषण देते हैं, जो हमारे देश के आज़ादी का प्रतीक है। अब हम आपको बताते हैं, सुनिए। जब ये मुख्यमंत्री थे तो इनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है इस समय, हमने भी उसको शेयर किया है, आप देखिएगा। उस समय ये पूछ रहे थे कि आतंकवादी हमले होते हैं, सुरक्षा एजेंसियां आपके हाथ में हैं, आप क्या कर रहे हैं, बाहर से लोग आते हैं विदेश धरतियों से, आप उनको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? अरे ये लंबा लंबा फेंकने से अच्छा है कि आप उस पर काम करिए। आप दूसरों पे मुद्दा उठाते थे, आज वो आप खुद नहीं संभाल पा रहे हैं। ये तो बात सही है। पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, पहलगाम हुआ और अब दिल्ली के सामने है। जितने आतंकवादी हमले हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को बचाने के लिए इनके लिए पर्याप्त होते हैं, और ये बहुत दुखद घटना है और हम लोग बहुत अफसोस कर रहे हैं। जिन मासूमों की जान गई, जिन परिवारों पर वो हुआ है, जिस बेटे का पिता चला गया, जो मासूम अपने पिता के आने का इंतजार कर रहा होगा और उसका पिता कभी नहीं आएगा लौट के। बिल्कुल, दिल्ली धमाके में उसकी जान चली गई और उस बेटे का इंतजार आजीवन बना रहेगा कि मेरा पिता आएगा, मेरे लिए जो भी बच्चा चॉकलेट वगैरह मंगवाया रहा। बताइए, इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद इनको जानकारी लेने में 3 दिन लग गए। हाँ, ये भी एक भी सवाल है कि उसी रात बड़े मीडिया रिपोर्ट्स ने लगातार दिखाया कि जो धमाका हुआ उसका प्रभाव 500 मीटर तक दिखाई दे रहा था। बहुत सी डेड बॉडीज ऐसी थी जिनके बॉडी पार्ट्स आप गिन भी नहीं पाते, ये हालात था। कुछ बॉडी तो जाकर धमाके कारण जाकर पेड़ पे लटक गई, डेड बॉडीज। 10 मौतें, फिर 2 मौतें और हुई, कुल मिला के 13-12 मौतें अभी छिपा दी गई, मतलब बहुत सी मौतें अभी छिपाई गई हैं। यानी आंकड़े जो सरकार अभी आंकड़े बढ़ेंगे, बिल्कुल। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आंकड़े आपके सामने आएंगे। जी जी जी। तो इस घटना को अगर देखा जाए तो जो कार से हमला हुआ, जो कार थी i20 हुंडई, माननीय गृह मंत्री जी ने उसको स्वीकार किया था, उसमें जो चालक था उमर मोहम्मद एक डॉक्टर था। इस पर क्या कहेंगे? ये तो जो कनेक्शन सामने आ रहा है, हमारे समाज में छिपे हुए बहुत बड़े दरिंदे हैं कि यदि अगर ये डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और अगर इस तरह की घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं और उसके बाद कितने लोगों को अपने हॉस्पिटल में जीवित रखते होंगे। अगर इनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है तो हम तो बहुत इसको गलत मानते हैं। ये देखिए, डॉक्टर पेशे से डॉक्टर होते हैं, इनका नाम डॉक्टर शाहीन है। ये वही लेडी डॉन है, लेडी टेररिस्ट है जो इन सबको ऑपरेट कर रही थी। मुजम्मिल, ये मुजम्मिल है, डॉक्टर आदिल है और ये उमर मोहम्मद। जो डॉक्टर मुजम्मिल है यहाँ दिख रहा है आपको, इसके घर से 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिलता है जो विस्फोटक के लिए काम करता है। और जब पुलिस इसको पकड़ लेती है तो ये कार लेके भागता है। लाल किले के जो पास जो आपका गाड़ी का पार्किंग स्थल था वहाँ पर ये 3:30 बजे पहुँच जाता है और 3:30 से लगातार कई घंटे तक वहाँ पर इंतज़ार करता है। मतलब इसका माइंडसेट था कि हम वहाँ पर तभी ब्लास्ट करवाएंगे जब वहाँ पब्लिक ज़्यादा, मतलब अधिक से अधिक कैजुअलिटीज़ हों, लोग मरें। लेकिन मीडिया में जो चल रहा है वो ये कहा जा रहा है कि इसने जानबूझ के नहीं किया, इससे धोखे से हो गया। इस पर क्या राय आपकी? तो ये जो RDX लेके जा रहे थे वो कोई सब्जी तो थी नहीं कि उसको लेके जा रहे थे, इनको मारने का उद्देश्य नहीं था, धोखे से चल गया। आखिर ये आया कहाँ से? आज तक पुलवामा में RDX कहाँ से आया उसकी जांच चल ही रही है, वो हमारे सामने नहीं आया। और 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जो कि विस्फोटक ही, RDX थोड़ा अलग होता है, ये अलग होता है, दोनों तो अंतर होता है। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट भी जेलेटिन रॉड के साथ मिल करके फिर वो बहुत बड़ा धमाका करने की क्षमता रखता है।
आसपास पूरा तहस नहस मतलब रस्ट कर डालेगा। तो आपने देखा ही प्रभाव क्या था। लेकिन इस इंसान के प्रति इतनी नरमी क्यों दिखाई जा रही है? मीडिया ऐसा कैसे कह सकता है इसने धोखे से कर दिया? ये बताने आए इनको। मीडिया के लिए बड़ी शर्मिंदगी है। मीडिया को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। जब ये इसके भी परखच्चे उड़ गए, ये भी उसमें मारा गया, स्पष्ट है फिदाइनी हमला था ये। फिदाइन हमला जानते हैं आप, पहले हम लोग यमन में सुनते थे, अफगानिस्तान में सुनते थे, हम लोग इजराइल में गाजा में सुनते थे। आज ऐसा पहली बार हुआ है राजीव गांधी जी के बाद। राजीव गांधी की हत्या ऐसे ही फिदाइन हमले में हुई थी जी, और ये स्पष्ट रूप से फिदाइन हमला दिखाई दे रहा है। लेकिन मीडिया लगातार चला रही है कि धोखे से हो गया। मीडिया तो हमारी इतनी एक्टिव है आज के समय में कि हमारे सुपरस्टार धर्मेंद्र जी जिंदा हैं, लेकिन उनको ही कल घोषित कर दिया गया कि वो मृत हो जी, गए। इंडिया टुडे नाम लेना चाहिए। इंडिया टुडे ने पहली बार, आज तक ने इसको जारी कर दिया था कि धर्मेंद्र मर चुके आप हैं। विश्वास कैसे आप मीडिया पर कर सकते हो? तो हम धन्यवाद देते हैं आप जैसे लोगों को, लोकल चैनल है जो सच्चाई को बयां कर रहे हैं। कि स्पष्ट दिख रहा मीडिया लगा जो प्रभाव था, जो आसपास लोग कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से बम धमाका है। लेकिन सरकार को इस स्वीकारने में सरकार की पूरी फेलियर है। गृह मंत्री जी को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन हमने कहीं ना कहीं उनका भी बयान देखा था कि हम इस्तीफा दे के भागने वालों में से नहीं है। ये जवाबदेही बनती है। कांग्रेस समय में ताज होटल में तो भी पुलवामा हो गया, पठानकोट हो गया, पहलगाम हो गया, और ऑपरेशन सिंदूर तो आपने किया था अपनी पीठ को थपथपाने के लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर पानी तो फेर ही दिया। और ये पहलगाम के बाद आपका दिल्ली हो गया। ये ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी इस सरकार की फेलियर है। हम तो सिर्फ एक शब्द का जानते हैं, सरकार का फेलियर है जो ये घटनाएं हो रही हैं। और निर्देश लोग रॉ इनके पास है, रॉ इनके पास, पूरी एजेंसियां इनके पास है, आईबी इनके पास रहती है, आईबी इनके पास है, प्रधानमंत्री का अभी तक कोई बयान नहीं आया, दिल्ली पुलिस इनके पास है, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। मित्रों आप जानते होंगे, बता भी देता हूं जानकारी के लिए, कि दिल्ली पुलिस दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आती। दिल्ली पुलिस भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। मतलब माननीय अमित शाह जी इस समय पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस दोनों के मुखिया हैं। इसके बावजूद भी दिल्ली देश के कैपिटल के जस्ट बगल फरीदाबाद में पिछले 2 सालों, जो रिपोर्ट आ रही है, पिछले 2 सालों से इन डॉक्टरों की टीम है ना, अल फलाह यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में, जहां पे सब कार्यरत थे। ये इन सभी को इस महिला ने कश्मीर से अल फलाह में बुलाया था। 2 साल से सब मिल करके ऐसी साजिश चल रहे थे, बुन रहे थे। 2900 किलोग्राम पूरे देश में कई शहरों को दहलाने के लिए पर्याप्त था। 2 सालों से चल रही प्लानिंग को आखिर बगल में रहने वाली केंद्र की सरकार, रॉ, आईबी, हमारा एनआईए है ना, दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच, क्राइम ब्रांच, जितनी ब्रांच आपसे क्या कहा, सरकार सिर्फ एक शब्द है इसमें, सरकार की फेलियर। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो फेलियर की वजह क्या है? मानसिकता क्या है? मानसिकता ये है कि हमको चुनाव लड़ाना है, हमको चुनाव जीतना है। मतलब पूरी टीम इनकी बिहार के चुनाव में फोकस थी, तो कहां से देश की सुरक्षा ये करेंगे? इसके पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मतलब इनका बस चुनाव लड़ना है। इनको बस गद्दी चाहने के लिए इन्हें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, यानी कि केंद्र की सरकार उनके हाथ में रहे, साथ ही साथ जितने और राज्यों की सरकार आए, ताकि हम अपने हिसाब से सिस्टम चला सकें। मतलब राज्य भी हमारा बिल्कुल मुखर हमारे खिलाफ ना हो पाए, राज्य भी हमारे साथ रहे। बिल्कुल। लेकिन बताइए, हम जम्मू कश्मीर की बात करते थे, जम्मू कश्मीर में ऐसा है वैसा है, इतना किलो अमोनियम नाइट्रेट वहीं इकट्ठा हो रहा है। देश के लिए कितना बड़ा खतरा था। अयोध्या, काशी, मुंबई, कई मथुरा, इवन प्रयागराज भी आपका एक धार्मिक स्थल है, महाकुंभ। सोचिए महाकुंभ तो अभी पिछले साल हुआ है। बिल्कुल। और 2 साल से तैयारी कर रहे थे, तो इनकी तैयारी बिना किसी पाकिस्तानी हैंडलर के तो हुई ना होगी। अभी ये जो घटना हुई है, इसी घटना के 1 दिन पहले ही कुछ आतंकवादी पकड़े गए थे, जिसमें एक लखीमपुर का भी थे। अगर इन्होंने उन चीजों को पकड़ा था, उन लोग आतंकवादियों को पकड़ा था, उनसे क्या ये जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाए? ताज होटल में कांग्रेस की सरकार में हमला होता है, तुरंत एजेंसियां एक्टिव होती हैं, तुरंत सबको वहीं ढेर कर दिया जाता है, एक को पकड़ लिया जाता है, ताकि ये जानकारी लिया जाए कि कैसे कैसे ये आए हैं, कहाँ से आए हैं, इनको भेजा कौन है।
इनके साथ और कौन कौन है, कहीं और तो धमाका नहीं करने वाले थे। उन्होंने तुरंत उनको एक्शन लिया। एक्शन में लेने के बाद वहां के गृह मंत्री ने वहां इस्तीफा दिया। अपने आप से अगर हम किसी पद पर बैठे हैं, अगर हमसे कोई कमियां हो रही हैं, हमारे नीचे कोई कमियां हो रही हैं, हम उसमें फेलियर हैं, तो कहीं ना कहीं हमको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन इनको गद्दी प्यारी है, गद्दी प्यारी है तो उसके लिए इस्तीफा दे ही नहीं सकते। अगर हम कहते हैं इनके अंदर थोड़ी भी मानवता बची हो तो अमित शाह जी को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद जांच तो चली रही है, वो पुलिस का सुरक्षा बलों का काम है, वो जांच कर लेंगे। बिल्कुल इनको हटना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित ना करे। और एक बड़ी बात मैं जान के तब हैरान हो गया कि जम्मू कश्मीर पुलिस राउंड कर रही थी, एक दीवार में एक डॉक्टर आतंकवादी वाला पोस्टर लगा रहा था। जब उन पुलिस वालों ने देखा, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने उसको पकड़ लिया, और उसको पकड़ने के बाद इस मॉड्यूल की, इस डॉक्टर वाली मॉड्यूल की, सफ़ेद पोस्ट आतंकियों की पहली बार जानकारी मिलती है जम्मू कश्मीर पुलिस को। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तत्काल एक्टिव होकर के फरीदाबाद आती है। फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों के कारनामे को, उनके उद्देश्यों को वहाँ की पुलिस से डिस्कस करती है और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां होती हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस जिस पर शक करने की बात कही जाती है, आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही पूरे हिंदुस्तान को उस तबाही से बचाया है। न रॉ काम आई, न IB काम आई, न दिल्ली पुलिस काम आई, न NIA काम आया। जम्मू कश्मीर पुलिस का वो एक पोस्टर को देखना, उसको गंभीरता से लेना, और गंभीरता से लेने के बाद फरीदाबाद तक चीजों को, एक छोटी सी घटना भी हो तो उसको अगर जब तक गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, हमारे आसपास में भी ऐसे कई लोग रुके हुए होंगे जो हमारे बीच के होते हैं। प्रयागराज से करेली से जुड़ रहे हैं, बिल्कुल जुड़ रहे हैं, करेली से जुड़ रहे हैं, हमने भी सुना है। कहीं ना कहीं अगर हमको इस तरह के लोगों की संदिग्ध जानकारी हो तो हमें अपने पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी एक आम नागरिक की भी होती है। सही बात। इसको किसी भी तरह से हल्के में ना लिया जाए। अभी तक जो आतंकी हमले होते थे तो ये सुनने में या जानने में आता था कि जो लोग शामिल हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि एक पढ़े लिखे वर्ग जो भारत सरकार के द्वारा चलाए गए कॉलेजेस से पढ़े, हिंदुस्तान के आम जनता के टैक्स के पैसे से ये पढ़ करके आज जनता की सेवा के लिए आए थे। डॉक्टरों को हम भगवान मानते हैं, जब यही डॉक्टर हैवान बन जाते हैं तो बताइए देश की जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इन लोगों की कोई पहचान भी नहीं, ये अपनी पहचान छिपा के रहते हैं। हर ऐसे लोगों की एक्टिविटी वगैरह, और इन लोगों की वजह से पूरी कौम बदनाम हो जाती है। सही बात है। कुछ ही चंद जयचंदों की वजह से पूरी कौम बदनाम होती है। क्या ये जो ये दिखना चाह रहे हैं आपको कि इस्लाम के वफादार हैं कि उसके दुश्मन है? ये इन लोगों को इस्लाम की जानकारी ही नहीं होती है, इन लोगों को गलत पढ़ाया जाता है। इन लोग अपनी जान देने के लिए आमादा होते हैं कि हम ये घटना करने से हमको स्वर्ग मिलेगा या हमको अल्लाह के पास जाएंगे। इन लोगों को वास्तविक इस्लाम की कोई जानकारी है ही नहीं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म को बदनाम करने के लिए बने हैं, और ये लोग धर्म को बदनाम करते हैं और पूरा कौम की बदनामी होती है, उससे पूरा कौम बदनाम। बिल्कुल। लेकिन बताइए, जो आम मुस्लिम डॉक्टर्स हैं, जो ईमानदार हैं, जो देशभक्त हैं, इस घटना के बाद उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संदेह की नज़रों से उनको देखा जाएगा। जो वास्तविकता में लोगों की सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर की भी कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। डॉक्टर को तो हमारे यहाँ भगवान मानते हैं। बिल्कुल। भगवान के बाद किसी का दर्जा है तो डॉक्टरों का है। बिल्कुल। और जब ऐसे डॉक्टर्स की तस्वीर सामने आती है और जो कि एक खास वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, जो वास्तविकता में काम करना चाहता है, इन लोगों की वजह से उन लोगों का भी बदनामी शुरू। हाँ, जो सही मायने में देशभक्त है, इन चार की वजह से, कुछ की वजह से पूरी कौम बदनाम हो जाती है, को हम गलत नहीं कह सकते। बिल्कुल। लेकिन इनकी वजह से अब जो आम नागरिक होगा, जो आम सिटीजन्स होंगे, हिंदू, यही घटनाएं लोगों को आपस में भाईचारा को खत्म करती है, लोगों के बीच में दूरियां बढ़ाती हैं। सिर्फ यही सब घटनाएं होती हैं। तो इन घटनाओं का उद्देश्य क्या ये भी है कि जो दो समुदाय हिंदुस्तान में बड़ा वर्ग रहता है उनको अलग करो? बिल्कुल हो भी सकती है, बिल्कुल ऐसे ही लोग कर ही रहे हैं कि लोगों के अंदर डर समा जाएगा, एक खास वर्ग के लिए नफरत पैदा हो जाएगी, फिर वो खास वर्ग भी इनसे अलग हो जाएगा और देश में और ऐसे लोगों की वजह से जो इनका परिवार है, ये तो मर के चले गए, इनके परिवारों को ऐसी सजा देनी चाहिए। अगर कहीं ना कहीं ये लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं तो इनके परिवार को ऐसा नहीं जानकारी नहीं होती है, ऐसी सजाएं बनानी चाहिए सरकार को
कि दोबारा ऐसा करने से पहले 10 बार आदमी सोचे। लेकिन परिवार की गलती क्या है? माँ बाप तो बेचारे परिवार की गलती ये है कि अगर हम कहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम उसके बाद घर भी आते हैं, हमारे माँ बाप जानकारियां लेते रहते हैं, घर वाले जहाँ ये रहते हैं वहाँ इनके घर वाले भी जाते हैं। ये सब जॉब की करने के लिए कश्मीर से आकर के हरियाणा आपके फरीदाबाद में थे। आखिर उन बेचारे बूढ़े माँ बाप की गलती क्या है? उनकी गलती यही है कि अपना पेट काट के इनको पढ़ा दिए। सही निगरानी न रखना उनकी सबसे बड़ी कमियां हैं। अगर कहीं कोई भटक रहा है, उसकी कहीं ना कहीं कमियां उनके जड़ से ही होती है। अब माँ बाप की गलती क्या हो गया? इनको भाई पढ़ाई करो। अब कौन बाहर जाके क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, कितना कोई देख लेगा? उनको 4 पैसे खेतों में काम करके कमाना भी तो है। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर रहने वाला व्यक्ति के पास कमाने खाने का जरिया कि क्या है? खेती, और कुछ नहीं, वहाँ इंडस्ट्री में कुछ है ही नहीं है। तो वो बूढ़े माँ बाप बेचारे जो इनको पढ़ने के लिए बाहर भेज चुके हैं, अब उनको 4 पैसे पढ़ने के लिए दें, मेहनत खेतों में काम करके इनके पीछे पीछे घूमेंगे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये निगरानी जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, हाँ, कहीं ना कहीं माँ बाप का इतना भी फर्ज होता है, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए उन पर निगरानी रखना बहुत कहीं ना कहीं उन पर एक प्रेशर बना के रहना चाहिए। ऐसे घर से संस्कार देने चाहिए कि ऐसी जगह कैसे इन्वॉल्व हो गए। कहीं ना कहीं उनकी शुरू से ही कुछ कमियां रही होंगी। जी जी। अब उन पे मुद्दों पे चर्चा करने से हमारा आपका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जो निर्दोष मरे हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है, आगे सरकार ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या कर रही है, सुरक्षा एजेंसियां कहाँ कहाँ तैनात की गई, इनके तार कहाँ से निकल रहे हैं। बस मीडिया से निवेदन ये है कि मीडिया सच्चाई दिखाए। अगर मीडिया ये दिखाएगी कि इनसे गलती हो गई है, वही तो विस्फोट नहीं करना चाहते थे, तो क्या ये बेचने निकले थे क्या? नहीं, वो उनको वहाँ लाल किले में रखने गए थे ना, लाल किले में रखने के लिए यार। लाल किले में रखने गए तो तब भी तो धमाका ही होना था। वही तो, और भी लोगों को नहीं, शर्म नहीं आ रही। मीडिया को शर्म आनी चाहिए ऐसी खबरें चलाने के लिए कि ये जानबूझ के नहीं किया, ऐसे गलती से हो गया। मतलब कोई अमोनियम जेब में ले घूमेगा, यूनाइटेड बम, इतना बड़ा विस्फोट हुआ, इसका मतलब क्या है? वो बम बना हुआ था। मैं आपको यही बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आज जो देश की हालत हो रही है उसमें सबसे पहले नंबर पे मीडिया की जिम्मेदारी है। मतलब ये लीपा पोती करने का प्रयास चल रहा है। कुछ भी हो सकता है, वो उस जड़ तक तो हम नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन सोचिए एक आम इंसान, सरकार को बचाने के लिए मीडिया से जितना हो सकता है मीडिया करेगी। मैं गया हूँ चांदनी चौक का इलाका गया हूँ, छावड़ी बाजार गया हूँ, मैं वहाँ घूमा हूँ, मैं रिपोर्टिंग करने गया था, मैं वहाँ रिपोर्टिंग भी किया हूँ। जिस जगह घटना हुई है उस जगह मतलब बहुत भीड़ होती है। तो क्या उस भीड़ में, इतनी बड़ी भीड़ में, क्या महज 13 लोग मारे गए? समय है वहाँ, जब आप गए होंगे तो आपको जानकारी होगी कि वहाँ शाम के समय भीड़ ज्यादा। मैं उस टाइम गया हूँ, बहुत भीड़ होती है उस समय। अभी भगवान का शुक्रिया कहिए कि उस समय इत्तेफाक से इतने लोगों के साथ घटना हुई, और भी बड़ी वारदात हो सकती थी। लेकिन सबसे सुरक्षित जगह लाल किला, देश की सबसे विश्वास नहीं हो रहा है, फेमस जगह। और हमारे जब मोदी जी 14 में आए थे, पीएम बने थे, उनकी स्पीच में सुनता था, मोदी जी ने कहा 56 इंच का सीना है, और 56 इंच सीना होने के बावजूद ताबड़तोड़ एक के बाद एक घटनाएं हुई हैं। देखिए, घटनाएं आतंकवादी जो घटनाएं हैं ये हर सरकारों में हुआ है, लेकिन हर सरकारों ने तत्काल उन लोगों को पकड़ा है जिससे लोगों की विश्वसनीयता बढ़ी है। पर जो आतंकवादी हमले इस सरकार में हो रहे हैं ये कोई नहीं पकड़े जा रहे हैं। अच्छा, बाद में लीपापोती करने के लिए किसी को मार दिया जा रहा है कि जो उसकी जानकारी जनता तक नहीं जा रही है कि वास्तविकता में हो क्या रहा है। आखिर राजनीति के लिए देश को ताक पर रखना क्या सही है? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि राजनीति पे तो कोई मतलब नहीं इस कदर हो कि देश की सुरक्षा के लाले लग जाएं। आज जनता सरकारों को वोट देती है, जनता टैक्स देती है। देखिए, जो पूजा करता है वो दिखावा नहीं करता है, जो धर्म को मानता है वो दिखावा नहीं करता, जो देशभक्त होता है वो दिखावा नहीं करता है। देशभक्ति के लिए अपनी जान देने वाले भगत सिंह जैसे लोग हुआ करते थे। अगर आज हम देशभक्त हैं और हम रोज तिरंगा ओढ़ के निकल रहे हैं कि हम देशभक्त हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। और जो दिखावा करता है वही सबसे ज्यादा उस पर थोपता है कि मैं देशभक्त हूँ। अब अन्य पार्टियां अपने को कभी देशभक्त का दर्जा वो नहीं करती है, और वो सिर्फ देश के लिए काम करती हैं। ये जो चोला ओढ़ के ये लोग काम कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारे देश को बहुत पीछे ले जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि जो घटना हुई है उसकी तह तक जाने की जरूरत है। बिल्कुल, तभी सच्चाई सामने आएगी। अब मीडिया से निवेदन, मीडिया इसको सच्चाई दिखाए। अब मीडिया अगर साथ नहीं देगी तो भी सच्चाई सामने नहीं आएगी। जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों पर दुख तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस दुख को कम करने का प्रयास सरकार कर सकती है। अभी तक केंद्र की सरकार ने कोई बड़े मुआवजे की घोषणा नहीं की है।
मैं मानता हूँ इस मुआवजे से उन गरीबों का जीवन लौट के तो नहीं आएगा, उन मासूमों का, लेकिन जो उनके परिवार को दर्द मिला, दुख मिला है, अब जो अपने परिवार का सहारा है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उस परिवार का इकलौता वही व्यक्ति, खाने कमाने वाला व्यक्ति था जो दिन भर मजदूरी करता और शाम को अपने परिवार का पेट पालता। अब क्या होगा उन परिवारों का, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका जीवन कैसे चलेगा? अब इनकी जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए। इन सब परिवारों को अपना सरकार टारगेट करे, जो घायल हैं उनका उपचार, सही उपचार कराएं जब तक वो बेड पे हैं। अगर वो कमाने वाले अगर अपने सरकार सुरक्षा नहीं कर पाई है तो उसके बाद जो मुआवजा की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि 2-4 लाख पकड़ा दें, 2-4 लाख 2-4 दिन का भी नहीं होगा। मेरी सरकार से अनुरोध है, कम से कम हर व्यक्ति के, हर परिवार को कम से कम 5 करोड़ रुपए दिए जाए, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह जो होती है बहुत महंगी है, वहाँ पे जीवन जीना बहुत मुश्किल है। तो मासूम बच्चों का जीवन, पढ़ाई लिखाई आसानी से कुछ हद तक पूरा हो जाएगा। तो सरकार घटनाओं को रोकने में सक्षम तो नहीं दिखाई दे रही है। और घटनाएं, अगर सरकार इतनी सक्षम होती, इतनी जागरूक होती, तो ये घटनाएं शायद नहीं होती। अगर प्रोएक्टिव सरकार होती, प्रोएक्टिव समझ रहे ना आप लोग, सरकार पहले से अगर संजीदगी से काम कर रही होती तो 2 सालों में 2900 किलोग्राम विस्फोटक एक गांव में, राजधानी सटे गांव में इकट्ठा नहीं हो पाता। मामला स्पष्ट है, 2900 किलोग्राम का विस्फोटक पूरे राजधानी को या अन्य शहरों को भी टारगेट करने के लिए इकट्ठा किया गया। बहुत बड़ा इन लोगों की साजिश थी और बहुत बड़ा हादसा टल गया। लेकिन जिस तरीके से ये डॉक्टर्स, मैं तो ये नहीं मानता कि पैदाइशी आतंकवादी रहे होंगे, नहीं ना। जिस तरीके से इस देश में युवाओं को, एक खास वर्ग को मतलब रेडिकलाइज करने के लिए, उनको चरमपंथी कट्टरपंथी बनाने के लिए जो हिंदुस्तान में जो प्रयोगशालाएं चल रही हैं, जो टीचिंग्स चल रही हैं, सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और हर चीज में एकदम निगरानी एकदम रखना चाहिए कि अगर कहीं कोई संस्था चल रही है तो किस प्रकार चल रही है, वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है। सरकार को, सुरक्षा एजेंसियों को उस पर निगरानी रखनी चाहिए कि किस क्या नाम है, खास वर्ग के शैक्षणिक संस्थान में किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, उनका क्या मोटिवेशन, उनका क्या मोटिव है, बिल्कुल वो देश को कैसे ले रहे हैं। क्योंकि जो सामने आ रहा है कि ये सभी जो हैं वो जम्मू कश्मीर की एक मेडिकल कॉलेज से छात्र थे। वहाँ पर एक वार्डन या फिर जो भी प्यून रहा हो, इरफान मोहम्मद के नाम था, उसने ही इन सभी को इस मोटिवेट करके लाया, इस सिलसिले में लाया। जैसे मोहम्मद से उसके तार जुड़े होने की बात कही जा रही है। और डॉक्टर शाहीन जो आपको दिख रही हैं, ये काफ़ी समय तक कानपुर में मेडिकल कॉलेज में इन्होंने कार्यरत रही हैं, लखनऊ रहने वाली हैं। और जब ये वहाँ जाती हैं तो इन्हीं के कार से कहा जा रहा है असॉल्ट राइफल मिला था। कहा जा रहा है कि ये जैस मोहम्मद की महिला विंग की इंडिया में हेड थी। IS खुरासान से भी संबंध इनके सामने आ रहे हैं। ये संबंध आदि सामने क्यों आ रहे हैं? ये कहीं ना कहीं दिक्कत ये है कि अगर यही समय को, अगर जब ये राइफल पकड़ी गई थी उसी समय अगर एक्शन लिया जाता, ताबड़तोड़ होता। बिल्कुल, जैसे आपने बताया जम्मू कश्मीर में एक पोस्टर से कितनी बड़ी घटना को रोका गया। हाँ, 2900 किलोग्राम। अगर थोड़ी भी गलतियां पकड़ी जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं देखिए सुरक्षा बलों की भी कमी है, उदासीनता है, जिस वजह से ऐसी घटनाएं जो आज आपने लापरवाही से या चंद पैसों लेके छोड़ दिया जाता है और उसकी वजह से ये बड़ी घटनाओं को अंजाम कहीं ना कहीं एक बार ये समझ में आ रहा है कि घटनाएं तो आतंकवादी कृत्य तो है ही हैं, कहीं ना कहीं घटनाएं भ्रष्टाचार के भी तो देने हैं। से आपने कहा कि प्रभावशाली लोग होते हैं, अपना ले दे करके मामला सब रफा दफा कर दिए। अगर ऐसे मामले हैं तो भ्रष्टाचार पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए, लगा क्यों नहीं रही है? अब इस बारे में तो सरकार से आप लोगों को पूछना चाहिए। एक DSP साहब हैं, आपके कानपुर की बात है, उनके यहाँ 100 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात सामने आ रही थी। प्रथम दृष्टया मुख्यमंत्री जी ने उनको सस्पेंड कर दिया, लेकिन एक DSP जो दरोगा के रैंक से आता है और उसकी पूरी आज तक कमाई की बात की जाए, उसकी पूरी इनकम 2.5 करोड़ के आसपास थी। और बना कितना दिया उसने? 100 करोड़ प्लस था। कहाँ से बना लिया? मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, कहीं ना कहीं ये हमारा सिस्टम जो है, सिस्टम बड़ा लचर व्यवस्था, लचर हो गया और भ्रष्ट हो चुका है, बिल्कुल दिमाग लग चुका है। बिल्कुल, इस सिस्टम को फिर से एक बार सुदृढ़ करना होगा।